नमस्कार दर्शकों, कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कानून का आविष्कार जनहित की सुरक्षा और समाज में शांति स्थापित करने के लिए किया गया है। कभी कभी इनमें कुछ बदलाव भी किए जाते हैं ताकि जनहित की सुरक्षा की जा सके और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित ना रखा जा सके। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस अंक में हम जानेंगे कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम इस पर दावा कर सकते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट शाहीन रजीम जी। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि शाहीन, आज की दौर की अगर हम बात करें तो हर दूसरे दिन ये देखने में आता है कि रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही है। तो ऐसे में मान लीजिएगा कोई व्यक्ति अगर किसी वाहन से टकरा जाए तो ऐसे में क्या होता है? जैसे कि आप बोल रही है, पेडिस्ट्रियन अगर चल रहा है साइड पे, रोड के साइड पे, उसको नेग्लिजेंट रैश एंड नेग्लिजेंट मैनर में किसी ने टक्कर मार दी, उसे चोट लग गया या तो उनका डेथ भी हो जाता है कुछ कुछ केसेस में। अगर ऐसा कुछ हुआ है और अगर उसमें व्यक्ति, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगा कि उसे वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करे, उसे जितना भी हो सकता है नियर बाई हॉस्पिटल में। आजकल के दौर पे हम सोशल मीडिया में जी रहे हैं। आजकल के युवा क्या करते हैं, पहले वीडियो बनाते हैं कि मैं पहले सर्कुलेट करूंगा इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जी। वैसे नहीं होना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल लेके जाएगा, उसको नियर बाई मेडिकल में उसका फर्स्ट एड होगा, डॉक्टर एग्जामिन करेगा। और ये जो व्हीकल का एक्सीडेंट होता है उस इश्यूज पे क्या होता है, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस आएगा, रिपोर्ट बनाएगा। उसके बाद जो व्यक्ति है जिसके द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ है उसका मेडिकल होगा। अच्छा। कि वो दारू के नशे पे तो नहीं। तो आजकल का मेन इशू है ड्रिंक एंड ड्राइव। युवा क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, फिर वो ड्राइव करते हैं। उससे उन पर एक अलग सेक्शन भी लगता है जिसमें उन्हें कोर्ट चालान होता है। आप, मैं ये बोल रही हूँ कि आप अगर ड्रिंक भी करते हो तो आप क्या करिए, एक ड्राइवर रखिए। बिल्कुल, ड्राइवर ड्राइव करेगा, आप बगल बैठिए। आपको तो अपने घर ही जाना होगा या तो कहीं ना कहीं घूमने जाना होगा, या तो आपको अगर आदत है, आपको पीना है, या तो आजकल का हैबिट है, किसी का हॉबी है, कुछ भी है, तो आप पिए। लेकिन क्या करिए, एक ड्राइवर रखिए। तो क्या होगा, इससे सड़क दुर्घटना नहीं होगा, नुकसान किसी को नहीं होगा। ड्राइवर रहेगा, ड्राइवर आपको आराम से पहुंचा देगा। शाहीन, जैसा कि आज के दौर की अगर हम बात करें तो देखा जाता है कि हर दूसरे दिन रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही है। तो ऐसे में मान लीजिएगा अगर किसी व्यक्ति का कोई दुर्घटना हो जाए, किसी वाहन से एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है? पहले तो उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए। फर्स्ट एड अगर आपके पास नहीं है, आप उसको नियर बाई हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। आजकल का युवा क्या है, सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं। वो लोग पहले वीडियो बनाते हैं। आपके पास ऑटो है, जो रास्ता में जा रहा है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस आने का जगह भी नहीं होता है क्योंकि उस लोग वीडियो बनाने में बिजी रहते हैं। आप लोग रिपोर्ट करिए कि इस तरह हुआ है करके, आप पीसीआर को फ़ोन करिए। आप नियर बाई हॉस्पिटल में उनको लेके जाएंगे, वहाँ पे उसका जो इलाज उनको दे सकते हैं वो होगा। अगर नहीं हुआ तो रेफर करेंगे बड़े हॉस्पिटल में, जैसे यहाँ पे जीवी पंथ है, वहाँ पे रेफर करेंगे। उसके बाद क्या होएगा, वहाँ का जो मेडिकल ऑफिसर रहेगा वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, या तो पीसीआर जो आया वो आ जाएगा। उसके बाद वहाँ में एक रिपोर्ट बनेगा और जो एक्यूज रहेगा उसका वहाँ पे ड्रिंक, जो आजकल के नए अभी देख रहे हैं हम, जहाँ पे जितना ज्यादातर लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं जी, उसमें क्या होगा, उसका टेस्ट होगा। अगर नहीं करें तो नॉर्मल टेस्ट, जितने भी टेस्ट है वो होंगे, फिर रिपोर्ट तैयार होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके जो एडमिट हो गया। ये तो आपने बताया जो एक्यूज होता है उसके बारे में। अगर हम बात करें पीड़िता के बारे में, यानी कि जिनको चोट लगी है, अगर उनको दावा करना है तो वो कैसे करें? वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं और उसके साथ एडीजे भी। ट्राइब्यूनल का गठन 165 में होता है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर पे। वहाँ पे क्या होता है, आप क्लेम फाइल होता है। और जैसे केस है बहुत ज्यादा हीनियस, जैसा इनसे ग्रीवियस इंजरी हो गया है, वो सब में क्या होता है, पुलिस खुद रिपोर्ट वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज में सबमिट होता है। वो पुलिस फाइल होता है, उस पे आप आके बाद में क्लेम भी फाइल कर सकते हैं। पुलिस जो फाइल होगा आपका, उसमें क्या आएगा, आपको एक नोटिस जाएगा कि आपके साथ ऐसा सरल घुटना में चोट लगा या कोई भारी इंजरी हुई है, उससे रिपोर्ट जाएगा उनको। अच्छा, नोटिस जाएगा। नोटिस के बाद वो क्लेम अपना भी फाइल कर सकते हैं। अच्छा,
तो ये सारे प्रोसीजर होते हैं। अब हम जानना चाहेंगे शाहीन कि ये जो मोटर एक्सीडेंट का जो हमारा दावा प्रोसीजर होता है, इसमें जो न्यायाधिकरण है इसका निर्माण कैसे किया गया? इसकी एक कमेटी बैठा गया, उसमें क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट जज को ऑथराइज है। यहाँ हम अंडमान की बात करते हैं, अंडमान में हम लोग मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल है, वो डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं और वहाँ पे केस फाइल होता है। अच्छा। उसके बाद अगर वहाँ पे ज्यादा केसेस पेंडिंग है तो एडीजे में ट्रांसफर होता है और आप इसमें एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। अगर आपका क्लेम अवार्ड हुआ है, अदर साइड आपको नहीं दे रहा है कॉम्पनसेशन जो आप अवार्ड हुआ है, तो आप उसमें एग्जीक्यूशन भी फाइल कर सकते हैं। तो ये जो न्यायाधिकरण है ये कैसे काम करता है? इसमें फर्स्ट आपका क्लेम आया, आपने क्लेम फाइल करा जी। उसके बाद आपने इंश्योरेंस, आपका मेन है कि इंश्योरेंस रहेगा तो आपको बहुत फायदा है इसमें, क्योंकि अच्छा। इंश्योरेंस कंपनी लाइबल है पे करने के लिए। आपका इंश्योरेंस नहीं है तो जो व्यक्ति जो एक्यूज्ड है, ओनर, जो व्हीकल है जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसका ओनर देगा। अच्छा। उसका ओनर ये देगा कॉम्पनसेशन जो अवार्ड का जो होगा। तो यहाँ आप बताना चाहेंगे कि कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं? फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है और एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी आप समझ लीजिए कि ए है, ए ने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराया, उसके गाड़ी से किसी को लग गया तो क्या इंश्योरेंस अगर तीसरे जन को मिल गया तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है पे करने। अच्छा। और जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो थर्ड पार्टी को लगता है तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल है पे करने की। तो यहाँ दोनों के लिए इंश्योरेंस जो है कराना जरूरी हो जाता है, जो पैदल चल रहा है उसे भी और जो गाड़ी पैदल चल रहा है, मैम पेडिस्ट्रियन है तो उसको इंश्योरेंस, वो तो अपना चल रहा है उसको। अगर व्हीकल इन्वॉल्व है, गाड़ी के इन्वॉल्वमेंट है तो जो गाड़ी है उसको इंश्योर्ड होना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, अवार्ड पास होगा, क्योंकि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में आएगा ही आएगा आपका पिटीशन, या तो आप फाइल करेंगे या तो वहां से आएगा, पुलिस का फाइल आएगा, उसमें आपको नोटिस मिलेगा। तो आप, अगर आपको नोटिस मिलता है तो आप अपेयर हुई है। अगर आप अपेयर नहीं होती है तो डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो जाए कि कोई नहीं आया, कोई अपेयर नहीं हुआ, किसी को क्लेम नहीं चाहिए। और मेन इसमें ये रीजन है कि मैम आप इसमें बहुत साल बाद भी आ सकती है, इसमें लिमिटेशन का कोई वो नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए ये इंश्योरेंस करना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। अगर ऐसे में हम बात करें, ये तो हो गई पैदल चल रहे व्यक्ति के बारे में। मान लीजिए दो वाहन के बीच में, दो व्हीकल के बीच में अगर एक्सीडेंट होता है, दो व्हीकल के बीच में होता है तो इक्विटी का मामला आ जाएगा। बिल्कुल जी। अभी दो व्हीकल है तो आप समझ लीजिए एक ए है, उसका व्हीकल से हुआ है, उसका एक उस जो बी को लगा है उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए थे। हाँ। और इसको सिंपल इंजरी हुआ तो दोनों इक्विटी में होएगा तो वो बराबर नहीं होगा। तो उसमें देख लेंगे कि कितना का कितना है करके, वो हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, देखा जाएगा, पूरी तरह से जांच एविडेंस आएगा कि उसमें रिपोर्ट आता है, एसएचओ को हम लोग समन करते हैं, वो अपना रिपोर्ट लाएगा, चार्जशीट लाएगा, वैसे जी। अगर बात करें दावे की या क्लेम करने की, तो मान लीजिएगा जो पीड़ित है, इंजर्ड हुआ है, उसे दावा करना है, उसे अपना मुआवजा पाना है, तो कितने अंतराल के अंदर, एक्सीडेंट के कितने अंतराल के अंदर उसे दावा करना होता है? वही मैम, इसमें लिमिटेशन कुछ नहीं है जी। आप 6 साल बाद भी आपके, अभी सोचिए आपको लगा है चोट आज के दिन पे, हाँ। आप उसको 6 साल बाद भी क्लेम कर सकते, बस आपको रीजन देना होगा। अच्छा। कितना, ये सोशल बेनिफिशियल लॉ है, इसमें आपको टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, यही इसका बेनिफिट है जी। और अगर ऐसे में बात करें सबूतों की, आजकल देखा गया है कि आपको हर एक चीज़ की वीडियो बनानी पड़ती है, तो क्या ऐसे में क्या एक्सीडेंट के अंदर किसी को चोट लगी है या कोई दुर्घटना हुई है, ऐसे में सबूत कितना मायने रखता है? इसमें मैम 2 सेक्शन लगता है। 166A में आप फाइल करेंगे, उसमें रैश एंड नेग्लिजेंट होना बाकी है, और 166 में करेंगे तो उसमें आपको प्रूफ करना रहेगा रैश एंड नेग्लिजेंट। अगर आपका चार्जशीट फाइल हो गया है तो आपको मुआवजा मिलेगा। अच्छा। लेकिन आपको कितना % डिसेबल हुआ है, और इसमें आपको इंट्रीम भी मिलता है। सेक्शन 140 बात करता है इंट्रीम का, इंट्रीम कॉम्पनसेशन। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप इससे इंट्रीम ले ली, बाद में जाके कॉम्पनसेशन अवार्ड में वो एडजस्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कि इसमें भी ले ले और आगे में नहीं, वो एडजस्ट होता है। तो आवेदन करने के लिए इससे दावे में क्या क्या कैसे दाखिले किए जाते हैं? पहले आप क्लेम एप्लीकेशन बनाएगी मैम जी। क्लेम एप्लीकेशन में आप लिखेंगे कि आप फॉर्मेट रहता है वो। अच्छा। वो फॉर्मेट में आपका क्या कब हुआ एक्सीडेंट,
एक एनेक्शर रहता है, एनेक्शर बनता है, उसमें जो भी इंसिडेंट है उसका लिस्ट आता है कि इस तरह से पैराग्राफ वाइज हम लोग लिखते हैं कि ये दिन में एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, जो भी आपका स्टोरी है, मतलब जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स आप लिख देगी। फैक्ट लिखने के बाद एक टेबल होता है, उससे आप देखेंगे जैसा 15 साल में कितना, उसमें मल्टीप्लायर रहता है, एक शेड्यूल रहता है, उसमें हर एज ग्रुप के हिसाब से रहता है। 15 से लेके 70 तक लिखा रहता है कि कितने को कितने से गुना किया जाएगा, कितने % वो और जी सकता था डेथ केस में। अभी देखिए डेथ केस में 15 साल का बच्चा है, डेथ हो गया, उसका हेल्दी होता, वो 70 ईयर्स तक रहता था, वो अपना मम्मी पापा को और देख सकते थे, माता पिता को कितना कुछ कर सकता था। तो उसका हम लोग इंटू करेंगे, उसका 15 का इंटू 15 से होगा कि वो और 15 गुना जी सकता था। हाँ। तो उसका फिर इनकम देखेंगे कि 15 साल का बच्चा इनकम नहीं रहेगा, तो उसका क्या रखेंगे, नोशनल इनकम देखेंगे 3000 रुपीज पर मंथ। वो आगे आगे जाके इंटू होते रहेगा कि अभी जैसा चल रहा है वो बढ़ते रहेगा, इनकम एक जगह रुकेगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो इन्फ्लेशन बढ़ते रहेगा वैसा। फिर उसके बाद उसको उनका यहाँ तक कि फ्यूनरल एक्सपेंस भी देते हैं, वो भी देते हैं, मेंटल अगोनी, पेन एंड सफर, सबका उसमें एक चार्ट बनेगा, इंटू होगा, उससे आपको मिलेगा। तो ऐसे में अगर बात करें जो पीड़ित है, तो आपराधिक मामले के लिए भी क्या उसे मुआवजा दिया जाएगा? हाँ, ये कोई सोचता है कि अगर वहाँ पे क्रिमिनल केस एंट्री हो गया तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में नहीं मिलेगा, वहाँ से अगर कुछ मिलता है, वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा, 3000, 4000 या तो 1 लाख, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन दोनों प्रोसीडिंग पैरेलल है, इसका बराबर है, हाँ, पैरेलल चलता है, अलग अलग चलता है, वो एक दूसरे पे बाध्य नहीं है। अच्छा, तो ये जांच होना काफी जरूरी हो जाता है कि दोनों जो पक्ष है वो कितने पैरेलल हैं। नहीं मैम, ये ना पैरेलल प्रोसीडिंग चलता है उनसे, ये अगर क्रिमिनल केस चलता है वो अलग से चलेगा। अच्छा। उसमें आपका एमएससीटी का कोई रोल नहीं है। और एमएससीटी का केस चलता है तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है, क्रिमिनल केस का कोई रोल नहीं है, दोनों अलग अलग चलेंगे। और इसमें आपको एविडेंस में आपको लाना है क्लेमेंट, जो क्लेम फाइल करे उसको, जो आई विटनेस है उसको, SHO चार्जशीट लेके आएगा, इंश्योरेंस कंपनी अपना तरफ से अपना इंश्योरेंस पॉलिसी वायलेशन है या तो है कि नहीं, उसके लिए वो इंश्योरेंस कंपनी को बुलाएगा, उसके बाद अवार्ड पास हो जाएगा। अच्छा। हमारे यहाँ सोल मेंबर है डिस्ट्रिक्ट जज, वहाँ पे यहाँ पे मतलब चेयरमैन वैसा कुछ नहीं है, सोल मेंबर डिस्ट्रिक्ट जज। और इन दावे के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है? अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स की, अगर मैम इंजर्ड है पर्सन, इंजरी हुआ है, जैसे हम लोग बात करते हैं, एक पेडिस्ट्रियन है, वो चल रहा है, उसका मान लीजिए कि उसका हाथ टूट गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, या तो पैर में लेग फ्रैक्चर हो गया, या तो उसका बैकबोन हो गया, काफी तो बड़ी है और बेड रेस्ट है, बेड रेस्ट में जब तक वो रिकवरी नहीं होता वो टाइम तक उसको जितना भी लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी देगा। अच्छा, तो ये इसमें प्रोसीजर है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंजरी कितनी हुई है, उसके लिए आप डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर को एग्जामिन करेंगे। और अभी जीवन में जैसे स्कीम चल रहा है, अगर आप स्कीम में अवेल करते फिर आप इंश्योरेंस कंपनी में अवेल करते, अच्छा। मोटरसाइकिल इसमें, तो इंश्योरेंस कंपनी वो अपना पॉइंट लेगा कि उससे माइनस होएगा वो। अच्छा, अभी सोच लीजिए आपको 75,000 मिला है इलाज के लिए, मेलन जाते हैं यहाँ पे नहीं होता है, रेफर हुआ है, आप सोच लीजिए 75 लाख मिल गया आपको। अच्छा, और यहाँ पे अवार्ड आपका 1 करोड़ का हुआ है, तो अगर 75 लाख आपका जो इलाज का पैसा है, जो ट्रीटमेंट में गवर्नमेंट यहाँ से दी है, वो उससे माइनस हो जाएगा। हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे स्कीम के बारे में, जी, आयुष्मान स्कीम जो है ना, उसमें बात कर रही थी मैं। अगर उसमें आपको ट्रीटमेंट का पैसा मिलता है तो आप बाद में इसमें क्लेम नहीं कर सकते, वो एक्चुअली वो दे देते हैं, जजेस के ऊपर भी है और आपका प्लीडिंग्स के ऊपर भी है। हमारे कोर्ट में बहुत सारा केस है एक्चुअली, वहाँ पे क्या बोलने से आपको मेंटल एगोनी का सब भी बहुत ज्यादा पेमेंट मिलता है यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे अंडमान में मोस्टली MSCT का फॉल्स केस नहीं होता, बाहर में इसका रेशियो ज्यादा है। अच्छा, 2 दोस्त मिलके भी आपस में एक्सीडेंट करके क्लेम करते हैं। अच्छा, एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर, वो तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा, ओनर को कुछ नहीं है, वैसे भी होता है जी। और तो, GR केस उस लोग ड्रॉप कर देते हैं जी। कभी कभी ऐसा देखा जाता है ना कि जैसे कि मान लीजिए मैंने 100% मुआवजे के लिए दावा किया है, लेकिन कभी कभी क्या है उस मुआवजे से मुझे संतुष्टि नहीं होती है, तो ऐसे में पीड़ित क्या कर सकता है? पीड़ित अपील में जा सकता है, 173 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में आप अपील में भी जा सकते हैं जी।
इसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? इसके लिए आप सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में आप एक फाइल करेंगे, FMAT फाइल करेंगे। उसमें क्या होगा, आपका हाई कोर्ट में यहाँ का कलकत्ता बेंच जो है वो सुनेंगे। जी, आजकल ऐसा देखा गया है ना कि राह चलते जो लोग हैं उनका काफ़ी जो है नुकसान होता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिएगा कोई व्हीकल ड्राइवर ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पाया जाता है तो उसके लिए कोई अलग से कोई मुआवजा का प्रावधान रखा गया है? ड्रिंक एंड ड्राइव है, इंश्योरेंस कंपनी बैक ऑफ हो जाएगा इससे। उसको ड्रिंक एंड ड्राइव है तो पॉलिसी का वायोलेशन है, वो नहीं देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोले, ये सोशल वेलफेयर है, इंश्योरेंस कंपनी को बोले अगर इंश्योर्ड है आप पे एंड रिकवर कर सकते हैं, आपको पहले क्लेमेंट को पैसा देना होगा, जो अवार्ड कंपनसेशन अमाउंट है वो आपको देना ही होगा। उसके बाद आप अलग से प्रोसीडिंग करिए या तो इसमें एग्जीक्यूशन दल आप उससे रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा प्रावधान रखा गया है कि रिकवर किया जा सकता है। हम लोग उससे रिकवर कर सकते हैं क्योंकि वो गिल्टी माइंड था ना, वो तो ड्रिंक एंड ड्राइव में था। और जैसे कि पीड़िता जो है काफी इंजर्ड हो चुका है, दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, तो परिवार में वो कौन कौन से ऐसे लोग होंगे, नॉमिनीज होंगे जो इस दावे के हकदार होंगे? लीगल है, जैसे सोच लीजिए कि एक फादर का एक्सीडेंट हुआ है तो क्या हो जाएगा, उसका वाइफ, अगर ये एक्सीडेंट हुआ है, उनका डेथ हुआ है तो उनका लीगल एड्स आएगा। अगर उनका डेथ नहीं हुआ, इंजरी हुआ है तो वो खुद क्लेमेंट रहेंगे। हाँ, ठीक है। अगर डेथ का केस है 304A, उसमें अगर डेथ में है तो आ जाएगा उसमें हमारा उनका वाइफ जी, उनका डॉटर्स, उनका सन्स जो भी है सब आएंगे उसमें जी। तो परिवार के बाकी सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। शाइन, अब जानना चाहेंगे ये जो क्षतिपूर्ति होती है इसकी गणना कैसे की जाती है? इसमें मैम एक शेड्यूल है, उससे इंटू होता है इसमें जी। उसमें जैसा हम पहले बताइए 15 इयर्स का जो है उसका 15 से होएगा और नोशनल इनकम देखा जाएगा 3000 रुपये। 75 है तो उसका क्या होगा, इंटू उसको 15 से तो नहीं कर सकते, हाँ। उसको 5 से करेंगे। जैसा नीचे ऊपर से नीचे आते रहेगा। तो इसमें किसी प्रकार का कोई पैरामीटर रखा जाता है? पैरामीटर्स बोलने से इसमें आप देख लीजिए, अगर डेथ केस है तो लिखा है, डेथ केस है तो उसमें आ जाएगा मेंटल एगोनी, फिर आ जाएगा हम लोग का फ्यूनरल एक्सपेंडिचर, पेन एंड सफरिंग, वो आ जाएगा। उसके बाद क्या होएगा, वो कितना इनकम कर सकते थे आगे। अभी जैसे 40 इयर्स का किसी का डेथ हुआ है तो आगे वो हेल्दी थे, वो 80 इयर्स तक जी सकते थे, तो उसका वहां से इंटू होगा। 35 से 45 का जो इंटू है वहां से होगा उनका इनकम जितना था उतना, और वो अगर मैरिड है तो 1/3 डिडक्शन जी। तो जो जैसे कि आजकल देखा जाता है कि वैसे तो कोई सहायता करता नहीं है, लेकिन अगर घायल व्यक्ति की सड़क पर हम सहायता करते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है? मेन रीजन ये है मैम, क्योंकि सब सोचते हैं कि अगर वो सहायता करेगा पुलिस उसको बुलाएगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, गवाही देने आओ, इसमें आओ उसमें, तो लोग डरते हैं। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि अगर आप आते हैं आपका आइडेंटिटी नहीं पूछा जाएगा, आपका कुछ लेना देना नहीं है, आप बस उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करिए, मेडिकल में दाखिल करिए, रिपोर्ट का बताइए जी। इसके अंतर्गत कौन कौन से दावे किए जा सकते हैं अगर हम धारा की बात करें तो? क्रिमिनल प्रोसीडिंग में चलेगा तो 270, ये पुराने आईपीसी का मैं बता रही हूँ, 278 फिर 338 वो सबका सेक्शन लगेगा इसमें। शायद अब हम जानना चाहेंगे हमारे द्वीप समूह के बारे में, तो क्या एग्जाम्पल के तौर पर आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि कौन कौन से दावे किए जा सकते हैं और अब तक किए गए हैं? यहाँ पे फाइलिंग में मोटर एक्सीडेंट क्लेम में बहुत ज़्यादा फाइलिंग होता है। अभी 9 मंथ्स में हमारा हम देख रहे हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, उसमें क्या हो गया, उसमें अभी तक का 40 क्लेम्स आ चुका है। अच्छा, तो वैसे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, गो डिजिटल है, बजाज है, जहाँ से आप कराएंगे वहाँ से, तो एक मिनिमम हम बोल सकते हैं कि 100 तो होता ही होता है जी, क्योंकि अलग अलग उसमें आ जाता है, हर ईयर में इतना होता है। और यहाँ पे हम बता रहे हैं अंडमान में एक केस मुझे याद आ रहा है, नीना हार्लो बोल के, उसमें इतना अच्छा अमाउंट मिला है उन्हें क्योंकि उनका लॉस भी हुआ है। बिल्कुल। तो क्या हो गया, उनको मेंटल एगोनी, सफरिंग, और इसमें मेन ये है कि इसमें आपको इंटरेस्ट के साथ मिलता है। आप क्लेम आज फाइल करी, उसके बाद 10 साल लग गया, सोच ली, उतना लगता नहीं है, मैक्सिमम 5 ईयर्स, तो आपको फर्स्ट डेट जो फाइलिंग है वहां से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अच्छा, और इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, उसमें ये भी देखते हैं कि अगर आप अगर आप इंटरेस्ट के चक्कर में खुद डिले कर रहे हैं तो आपको नहीं वो देखते हैं कि इंश्योरेंस का। फिर वैसा है कि कोई कोई केसेस में क्या होता है, वो
कंपनी से क्लेम करते हैं, नहीं होता है, डिपार्टमेंट से क्लेम करते हैं। डिपार्टमेंट, अगर आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में डिपार्टमेंट से भी क्लेम करें, सोच लीजिए, डिपार्टमेंट से क्लेम नहीं करते एक्चुअली। जी, कट कर दीजिए, ठीक हम है, कट करने वाला आपको बता देंगे। ठीक है। अगर बात करें, जैसे कि आपने शुरुआत में हमें बताया था कि लोग आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो ऐसे में इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो उन्हें जागरूक होना कितना ज़रूरी है इंश्योरेंस को लेकर? मैम, हर 2 दिन में एक एक्सीडेंट अंडमान में होता है। पहले इतना नहीं था, अभी हो रहा है। बिल्कुल, नेशनल हाईवे बन चुका है, सब स्पीड्स लिमिट्स हो गया है। तो क्या होता है, इंश्योरेंस रहेगा आपके पास तो आप क्या क्लेम कर सकते हैं। आपसे कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो आप लाइबल है पे करने के लिए, लेकिन किससे आप करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी वो देगा जी। तो आपको क्या कॉम्पनसेशन अमाउंट 1 लाख 2 लाख का नहीं होता है, ज्यादा ही होता है जी। जितना उसको सफर हुआ है उसका मिलता है, कैलकुलेट होता है, उतने आप नहीं दे सकते। तो इंश्योरेंस कंपनी ही बॉन्ड है देने के लिए। तो अगर आप इंश्योरेंस नहीं रहेगा, अभी सोच लीजिए आप इंश्योरेंस नहीं कराई, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप क्लेम का पैसा जो है कॉम्पनसेशन आप कहाँ से देंगे? फिर वो एग्जीक्यूशन होगा, फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होगा, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगा। जी, किसी भी तरह की दुर्घटना हो, चाहे वो जरूरी नहीं कि मोटर व्हीकल की ही हम बात करें, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है। सब चीज का इंश्योरेंस होता है जी, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ हो। तो शाहीन जी, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी आप उनको? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि आप पी के गाड़ी मत चलाइए। पी के चलाने से 184, 185 का सेक्शन लगता है। अगर आपके पास लाइसेंस है 381 भी मोटर व्हीकल एक्ट का लगता है 12,500। ये सिर्फ 184, 185 का है पी के चलाने का। 12,500 से आपका घर का कितना राशन आ जाएगा? बिल्कुल, घर का कितना राशन आ जाएगा। उससे अच्छा 500 रुपीज एक ड्राइवर को देके वो आपको घर ड्रॉप कर देगा, ना आपको चालान होगा, क्योंकि आप पायलट ड्राइवर है। हाँ। ड्राइवर नहीं है, पायलट ड्राइवर है, तो आपको चालान नहीं होगा, आप पीछे बैठे हो, आप घर भी पहुंच जाओगे सेफली, किसी का दुर्घटना भी नहीं होगा जी, और उसका इनकम भी हो जाएगा 500 रुपीज का जो आप ड्राइवर रखे। जी, ये आपने काफी सही बात करी। इसी माध्यम से किसी न किसी को रोजगार मिल जाएगा और क्या बोलने से सेफ रहेंगे जी। और अभी हम लोग देख रहे हैं, न्यूज में भी आ रहा है बहुत, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ड्राइव कर रहे हैं, उसमें भी इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है पे करने के लिए। वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो जुवेनाइल है, जो छोटे बच्चे लोग, उस लोगों को अभी से व्हीकल मत दीजिए। एक उम्र है, सब चीज का एक उम्र है, वो उम्र में करने से ही अच्छा लगता है। जी, यहाँ एक पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी, उन लोग के अगेंस्ट अगर अलग प्रोसीडिंग चलेगा, पेरेंट्स गार्जियन जो है, पेरेंट जो है, उसके अगेंस्ट में। जी, तो शाहीन, काफ़ी अच्छा मैसेज रहा आपका। मुझे लगता है जो दर्शकों ने आपको सुना होगा, देखा होगा, वो ज़रूर इस बात पर गौर करेंगे। तो इस कार्यक्रम में आपने समय दिया और इस दावे की प्रोसीजर के बारे में हमें इतना कुछ बताया, इसके लिए पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कानून की बात कार्यक्रम के इस अंक से अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।